नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं Audi RS5 के बारे में। मैं इसको पिछले 3 दिनों से चला रहा हूं और लगभग 300 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया है। और क्या बेहतरीन ये 3 दिन मेरे लिए रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है ये गाड़ी चलाने के मामले में। बट इस वीडियो में हम सब चीज़ों की बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखिए, उसके बाद में हम एक्सटीरियर, इंटीरियर और फिर ड्राइव करके कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। चलिए। ऐसी कई जर्मन स्पोर्ट्स डांस है जो हम इंडिया में मिस करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया में रिलेटिवली थिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बावजूद Audi ऑफर करता है RS5। ग्लोबली 2 वर्जन्स स्पोर्टबैक और कूपे में अवेलेबल होने वाली RS5 इंडिया में अपने ज़्यादा प्रैक्टिकल अवतार 5 डोर स्पोर्टबैक में ही अवेलेबल है। 1.07 करोड़ एक्स शोरूम पर मिलने वाली RS5 स्पोर्टबैक ना सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली कार है, बल्कि 2.9 लीटर V6 से 450 हॉर्स पावर और 600 न्यूटन मीटर टॉर्क से प्रोपेल होती है। चलिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है उसमें आपको 3 बटन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लॉक, अनलॉक और यहाँ पे बूट जो है उसको अगर आप डबल टैप करोगे, मतलब इसी को डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, हालांकि बंद वो उससे नहीं होता है। और ऑब्वियसली बाकी सारी जो स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप जो है पूरा का पूरा, मतलब बेसिकली पूरा का पूरा ग्रुप जिसमें ऑडी वगैरह सब आते हैं, उन ग्रुप में जो एक फीचर आपको देखने को मिलता है कि अगर आप लॉक अनलॉक में से बटन को दबा के रखेंगे तो रेस्पेक्टिवली विंडोज़ रोल डाउन रोल अप जो है वो यहाँ पे आपके पास में होने लग जाएगी। एक्चुअली लॉक से अप होती है और अनलॉक से जो है डाउन होती है। एनीवे, क्या सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। वेल, फ्रंट में जो है बहुत ही सुंदर दिखने वाली लाइट्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बहुत ही ब्राइट वो लाइट है, कोई शिकायत उनसे जुड़ी हुई नहीं है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ये जो फॉग लैंप जैसी हाउसिंग लग रही है, फॉग लैंप नहीं है, ये बस डमी यूनिट्स यहाँ पे है। इस तरफ आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये हेडलाइट वॉशर है और यहाँ RS5 लिखा हुआ है। बहुत ही कमाल, बहुत ही सुंदर जो है ये गाड़ी ओवरऑल फ्रंट से लगती है। इसका पर्टिकुलर पेंट स्कीम में जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है और लोग जो है मुड़ मुड़ के बड़ा इसको जो है देखते हैं। और उसके बाद में जो है इस तरफ अगर आप आएंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ बैजिंग वैजिंग नहीं है, बट बैजिंग आपको जो है यहाँ आगे मिलती है RS5 की। अगर आप देखेंगे व्हील्स और टायर्स को तो यहाँ पे आपके पास में 265/35 ZR19 ये साइज़ मिलता है टायर का। 19 इंचज़ के अलॉयज़ हैं। अलॉयज़ मुझे देखने में एक बार की वैसे मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप नहीं लगते जब आप नज़दीक से दिखते हैं, बट दूर से जब आप देखते हैं गाड़ी जब चलती है तो एक्चुअली काफ़ी सुंदर ये लगते हैं। कैलिपर्स पे जो है RS की बैजिंग आप देख सकते हैं। और ये सेम रियर जो कैलिपर्स हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। सेम रियर में टायर प्रोफाइल जो है वो भी सेम रखा गया है, कोई चेंजेस जो है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जब आप पीछे की तरफ आएँ तो टेल लाइट्स अगेन काफ़ी सुंदर है। आपको पार्किंग सेंसर्स रियर में मिलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पार्क असिस्ट जो है वो यहाँ पे मिलता है। और इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, वो भी स्प्लिट में है और काफ़ी बढ़िया टेल लाइट्स भी इस गाड़ी की है। यहाँ पे आपके पास में रियर में एग्जॉस्ट मिलते हैं, क्योंकि ये V6 इंजन इसमें आता है तो 2 पर्टिकुलर एग्जॉस्ट जो है प्रॉपर एग्जॉस्ट वाले सिस्टम आपको मिलते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कोशिश करता हूँ अंदर की ओर दिखाने की, इफ़ पॉसिबल। हाँ, ये जो फ्लैप आप खुला हुआ देख पा रहे हैं, ये फ्लैप जो है ये बंद भी हो जाता है। और बेसिकली जिस मोड में आप होते हो, चाहे आप RS मोड में हो गाड़ी या फिर कंफर्ट मोड में हो, जिस भी मोड में होते हो उस पर डिपेंड करता है। वो फ्लैप जो है एक साउंड क्रिएट करता है, जिस पे बारे में अभी जो है जब मैं गाड़ी चला रहूँगा तब उसके बारे में और ज़्यादा चर्चा यहाँ पे की जाएगी। 95 ऑक्टेन जो है वो रेकमेंडेड फ्यूल है और 98 ऑक्टेन जो है वो आप डलाएँ तो मज़ा आ जाए आपको। और बाकी 95 मिनिमम है, बेसिकली रेकमेंडेड तो 98 है। इधर आपके पास में जो है इलेक्ट्रिक टेलगेट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें एक स्पॉइलर भी है ऊपर की तरफ। एक्चुअली इस गाड़ी की एक और समस्या है इस पर्टिकुलर यूनिट की, इसमें वो फीचर नहीं है जिसमें आप रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह इस्तेमाल कर सके, तो आपको जो है चाबी से लॉक अनलॉक करना पड़ता है। लिटिल लेस प्रीमियमनेस, बट परफॉर्मेंस जो है उसमें कोई हार्म उससे नहीं होता है, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। एनीवे, बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है, स्पोर्ट बैग डिज़ाइन है, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जो है एक बड़ा जो है चेक इन बैग रखा है, एक कैबिन बैग, एक मेरा कैमरा बैग रखा हुआ है, उसके बाद भी स्पेस यहाँ बचा हुआ है। यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस जो है वो बचा हुआ है। इधर हमने एक एप्पल रख दी है जो कि बाद में खाई जाएगी। उसके बाद में इधर जो है आपके पास में और स्पेस है, जिसमें आप रखते कुछ नहीं है, बस फ्यूज़ बॉक्स वगैरह आपको एक्सेस करना हो, बट ये भी काफ़ी बड़ा स्पेस है। लाइट्स लगे, लैंप्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पे है। और उसके बाद में पार्सल ट्रे टाइप स्पेस दिया गया, हालांकि कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट्स पे ना रखें वरना विजिबिलिटी जो है रियर की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। नीचे की तरफ आपके पास में ओके, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बैग वगैरह रख दिया है, बट आपके पास में स्पेयर टायर वगैरह जो है वो टायर सेवर दिया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे पीछे की तरफ होगी। अब अंदर जंप करते हैं, जहाँ पे
इस गाड़ी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, मटेरियल्स स्पेशली जो है आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस स्पोर्टियर कार होने की वजह से थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि भैया आपने आरएस ली ही क्यों, आपने ये सोच के ली थी ना। एनीवे इधर आपके पास में जो है ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ भी आप डैशबोर्ड में नज़र आ लेंगे, हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फिनिश का ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है दिया गया है, जो कि थ्रू आउट डैशबोर्ड रन करता है और काफ़ी सुंदर लगता है एक्चुअली। ये यहाँ पे बीच में क्वात्रो की बैजिंग भी आ जाती है। एनीवे क्या सब चीज़ें हैं, डोर लॉक अनलॉक जो है वो यहाँ मिलते हैं। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश वाला ये लीवर मिलता है, काफ़ी सही क्वालिटी का। उसके बाद में यहाँ पे जो है मेमोरी सीट्स के फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो ये आपके पास में हो गए ORVM से जुड़े हुए कंट्रोल सारे के सारे, ये पावर विंडोज से जुड़े हुए कंट्रोल, ऑब्वियसली वन टच पावर अब सारी विंडोज़ में मिलता है और ये इल्यूमिनेटेड भी है। इनफैक्ट ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पे जो है एक एम्बिएंट लाइट रन करती है, जो कि इधर नीचे भी रन करती है और बहुत ही सुंदर जो है वो रात में एम्बिएंट लाइटिंग लगती है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर है, जिसमें एक अच्छी खासी बॉटल आ सकती है। यहाँ पे आपको रियर जो है लॉक अनलॉक सॉरी बूट अगर आपको ओपन करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। Bang & Olufsen की स्पीकर सिस्टम है, यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का स्पीकर सिस्टम है। इधर आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है, जो कि ऑटो पे सेट करके आप मतलब एकदम बेफिक्र हो सकते हैं, और वेदर लाइट्स और फॉग लैंप अगर आपको ऑन करना है वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस कम डाउन करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे छोटा सा स्पेस यहाँ पे है, कभी स्पेस, जो कि छोटा तो नहीं है एक्चुअली, काफ़ी बड़ा। ओ माय गॉड, मेरा पूरा हाथ अंदर चला गया है। इसमें सेफ्टी जैकेट्स वगैरह या और भी कुछ चीज़ें आपको बच्चों से जो आगे रखनी है तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में इधर आपके पास में अवेलेबल है ये रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है उसके जुड़े हुए कंट्रोल, और इस तरफ जो है आपकी हेडलाइट्स जो है और पार्किंग जो है मतलब इंडिकेटर्स जो है उससे जुड़े हुए कंट्रोल है। एट द सेम टाइम आप जो है मतलब अपनी अडेप्टिव हेडलाइट जो है वो भी आप इसे ऑन करते हैं। जी हाँ, इसमें अडेप्टिव लाइट्स मिलती है। इधर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर जो है वो यहाँ देख सकते हैं। ये बढ़िया सा स्टीयरिंग है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया होल्ड करने में स्टीयरिंग लगता है। नीचे आपके पास में यहाँ पे RS की बैजिंग आती है, फ्लैट बटन स्टीयरिंग है। इधर RS मोड लिखा हुआ है, जिससे मोड्स वगैरह चेंज होते हैं, और बाकी जो बचे हुई चीज़ें हैं मतलब बाकी जो बचे हुए बटन से इससे आप वॉल्यूम और उसे कॉल वगैरह का जो है वो कंट्रोल करते हैं, वॉइस कमांड वगैरह देते हैं। इधर आपके पास में कंट्रोल्स हैं, MID वगैरह को कंट्रोल करने का व्यू, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इससे क्या करना है। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है उसमें मल्टीपल व्यूज़ जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपके पास में मल्टीपल और इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन मेजरमेंट आपको करना है या फिर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। रेडियो वगैरह, नेविगेशन वगैरह और कुछ लगा वो भी यहाँ पे आता है, और फ़ोन वगैरह कनेक्टेड है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू को जब आप चेंज करेंगे तो भी जो है आपके पास में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, मतलब बेसिकली और ज़्यादा फोकस जो है वो चीज़ लगने लग जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके बाद में अगर आपको ये पर्टिकुलर डिस्प्ले पे ये फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह देखनी है तो वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास में टेकोमीटर हो गया, और उधर आपके पास में स्पीडोमीटर हो गया, विद डिजिटल स्पीडोमीटर वो भी लिखी आती है। नीचे आपके पास में बाकी सारी चीज़ें, ऊपर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो ऑन है या किस लेवल पे हेडलैम्प वगैरह है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्चुअल कॉकपिट वाली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है वही है। RS बटन, अगर आप ये पर्टिकुलर बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्विकली जो है मोड चेंज कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो RS के हिसाब से हो जाएगी। आपका टेकोमीटर वैरायटी पे आ जाएगा, पावर और टॉर्क के जो है मीटर्स वहाँ दिखने लग जाएंगे। इधर आपका किस मोड में आप और डिजिटल स्पीड क्या है वो आप देख सकते हो, और इस तरफ आपके एक्सेलरेशन मेजरमेंट वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे टेम्परेचर भी मिल जाता है, बूस्ट जो है उसका भी रीडिंग जो है वहाँ पे आने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। 2 RS मोड आते हैं, दोनों को कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे उस पर अभी हम आगे जाते हैं। ये आपके पास में हो गई है मेन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये होम बटन है, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन, कार, फेवरेट, सेटिंग्स, हेल्प, यूज़र्स, मैसेजेस, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 3 जो है बड़े टाइल्स यहाँ पे दी हुई है। पहला जो है वो नेविगेशन पे सेट हुआ है, दूसरा नोट हो रखा है ऑटोमेटिक कनेक्शन टू फैसल्स आईफोन। हेलो फैसल, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, या ऑटोमेटिक मतलब बाकी जो भी पहले से कनेक्टेड डिवाइस है उसमें कनेक्शन करने की वो कोशिश करा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड सेटिंग्स है। होम पे जब हम आते हैं, होम एड्रेस, ओके ये वाला वो होम है जो होम एड्रेस पे लेके हमको जाएगा, हमें वहाँ नहीं जाना है। इधर आपके पास में शॉर्टकट है जिससे आप रेडियो वगैरह पे पहुँचते हैं,
म्यूज़िक पे पहुँचते हो, यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड जो है शॉर्टकट आपके पास में, या नेविगेशन से जुड़ा हुआ शॉर्टकट है। उसके अलावा कोई भी शॉर्टकट जो है इस डिस्प्ले का आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको शायद मिसिंग लगेगी, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सी इस डिस्प्ले के मामले में मिसिंग लगेगी। इसके बाद में क्या सब चीज़ें हैं जो मिलती है, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन। कार में जब हम आते हैं तो कार में कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। ऑडी ड्राइव सेलेक्ट आपको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप गाड़ी जो है किस मोड में चलनी चाहिए, कंफर्ट, ऑटो, डायनेमिक, कौन से मोड में आपको चलनी चाहिए। इनफैक्ट RS मोड जो है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि ड्राइव सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इंजन साउंड कैसा होना चाहिए। जो मैं आपको पीछे बताया था कि फ्लैप्स जो है वो उसमें खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं एग्जॉस्ट में, वो यहाँ पे जो है आप सबड्यूटेड या ऑटोमेटिक या प्रोनाउंस्ड कैसे रखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई डोंट नो आपको आवाज़ अभी आ रही है नहीं आ रही है, बट सबड्यूटेड करते ही साउंड कम हो रही है, आप महसूस करना। इनफैक्ट एक्चुअली ना अभी चल रहा है हमारा, आई थिंक अब आपको आवाज़ आएगी। थोड़ी आवाज़ बढ़ गई, थोड़ी कम हो गई, तो ये फ़र्क जो है ओवरऑल बेसिकली आने लग जाता है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी जब चलाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। एनीवे उसके बाद में कार में ऑडी ड्राइव सेलेक्ट आता है। उसके बाद में बाहर आते हैं हम, यहाँ पे RS मॉनिटर में क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए वो, एंड एफिशिएंसी असिस्ट, सीट्स में बेसिकली यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, जैसे कि सीट्स जो है उसमें वेव मसाज जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, नीड, स्ट्रेच, वेव। हालांकि लेकिन ये सारी बैकरेस्ट में हो पाती है, किसी और तरीके की प्रॉपर मसाज सिस्टम नहीं है जो कि कुछ राइवल्स ऑफर करते हैं। उसके बाद में इजी एंट्री एग्जिट जो है वो सीट में ऑन रखना है या आपको नहीं रखना है। लाइट्स एंड विजन, पार्किंग है, ड्राइवर असिस्ट वगैरह जो है। ड्राइवर असिस्ट के मामले में आपको फीचर्स जो है वो थोड़े से लिमिटेड है, बस स्पीड वार्निंग और आपका रेस्ट रिकमेंडेशन वही आपको यहाँ पे मिलता है। हाँ, अडेप्टिव हाईलाइट्स भी मिलती है, पर वो ड्राइवर असिस्ट का फीचर जो है वो नहीं माना जाता है। लाइट्स के मामले में एक्सटीरियर लाइटिंग, बैकग्राउंड लाइटिंग, रेन सेंसर वगैरह जो है आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में अवेलेबल है और फीचर्स जो कुछ बताना हो, वेल इतने ही सारे फीचर है जो कि आपको जाने में थोड़ा इंटरेस्ट होगा। सेटिंग्स एंड सर्विस में स्टीयरिंग व्हील बटन, सर्विस इंटरवल, सेंट्रल लॉकिंग, कार इन्फॉर्मेशन, टायर लॉस इंडिकेटर, ऑयल लेवल वगैरह जो है वो आपको यहाँ से सेट करने हो तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ये मोटा मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे आपके पास में इंफोटेनमेंट सिस्टम में है। हाँ, और तरीके की आजकल ऑडी के इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतरीन आते हैं और ड्यूअल स्क्रीन वाले, बट एक RS मॉडल में मुझे नहीं लगता उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। जनरल डिस्प्ले ब्राइटनेस, कनेक्शन सेटिंग, एंटरटेनमेंट सेटिंग, नेविगेशन, टेलीफोन, कॉन्टैक्ट, मसाज, ये सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपको रखनी हो तो कर रख सकते हैं। कनेक्शन सेटिंग्स में ब्लूटूथ कनेक्शन सेटिंग्स है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपके पास में ये AC से जुड़े हुए कंट्रोल है, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं फॉर सम रीज़न मुझे। ओवरऑल जो जिस फिनिश में, जिस तरीके के लेआउट में ये है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाली सेटिंग्स है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। ये टच बेस्ड बटन है आपके पास में यहाँ पे, तो आप नहीं भी दबाएंगे तो भी आप जो है टच करके भी महसूस कर पाएंगे क्या सब चीज़ें ये करना चाहता है। ये आपके पास में ऑफ करने के लिए सिंपली आप ऑटो दबाएं, ये भी टच बेस्ड है बेसिकली। तो इस टच बेस्ड क्या, सॉरी, स्क्रीन बेस्ड स्क्रीन आप इसमें देख पा रहे हैं, और आपको पुश करेंगे तो इनमें ये डिस्प्ले दिखाती रहेगी कि क्या सब चीज़ें जो है उनसे हो रही है। रियर डीफॉगर यहाँ पे, मैक्स डीफॉगर यहाँ पे। नीचे की तरफ कुछ और बटन दिए गए हैं जो कि एक्चुअली थोड़े से और ज़्यादा काम के हैं। यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट है जो हमने पहले देखा था, ड्राइव आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपके पास में ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ ऑन ऑफ करना है तो वो है आपके पास में। फिर उसके बाद में ये आपका ये जो बटन देख पा रहे हैं ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC जो है उसको ऑफ करना या लिमिटेड करना, क्या सब है, पार्किंग असिस्ट, और ये पार्किंग चाइम जो है ऑन ऑफ करनी है उसके लिए। अगर आपको डिस्प्ले ऑफ करनी है तो आप इस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्प्ले जो है उसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है कुछ और चीज़ें भी हैं आपके लिए जो कि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे जो है ये आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ये रेगुलर USB है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, हालांकि वो स्पेस कुछ ज़्यादा काम नहीं आ पाता है, बट 2 कप होल्डर्स यहाँ पे है, और ये वाली एस्ट्रे जो है वो गाड़ी के साथ ही आई थी। इधर आपके पास में थोड़ा सा और स्पेस है जिसमें कॉइन्स या कुछ और चीज़ आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये आपके पास में यहाँ पे गियर लेवर हो गया। अब ये गियर लेवर जो है वो एक्चुअली टिपिकल वाला है, बट इसकी मतलब ओवरऑल इसकी फील जो है वो बहुत ही बढ़िया मुझे लगती है। आई डोंट नो, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो इस पर्टिकुलर गियर लेवर में कोई किसी तरीके की परेशानी या कोई कमी ढूंढ के निकालेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। RS की बैजिंग है यहाँ पे ऑटो होल्ड फंक्शन ऑन ऑफ करना हो तो वो, और ये पार्किंग ब्रेक जो है इलेक्ट्रिकली वो आपको प्लेस करने हो तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस, यहाँ चाबी रख सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए नॉब दिया गया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, आई लव इट। ये एक और ज़्यादा स्पेस है जिसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग ऐसी चीज़ नहीं थी कि एक Type-C जो है वहाँ दिया गया, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है यहाँ दिया गया, जिसमें अभी एक सिगरेट लाइटर प्लेस्ड है। सिगरेट लाइटर कैसे काम करते हैं आपको बताऊँ, आप इसको अंदर पुश करो, अभी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं फिर उसका क्या होगा। यहाँ पे क्वाड
क्वात्रो जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं बैजिंग है, पूरा एसी ग्रिल ओवरऑल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हर जगह से मतलब वेंटिलेशन नहीं होता है, बस कुछ जगह पे आप जहाँ पे ये पर्टिकुलर नॉब देख पा रहे हैं वहाँ से वेंटिलेशन होता है। अभी जो पॉप हुआ है ये वापस, ये देखो यहाँ पे गर्म हो गया, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है, बट ये गर्म हो गया। अब इससे सिगरेट जो है वो फूंक सकते हैं। पुरानी चीज़ें आप ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये क्या पता महंगे गाड़ियों में आता बहुत है तो क्या पता कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हों। इधर जो है आपके पास में अवेलेबल है अपना ग्लव बॉक्स, जो कि डिसेंट साइज़ का है, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिसेंट साइज़ का है। और उसके बाद में सेम चीज़, सेम कप होल्डर वगैरह जो है दूसरी तरफ भी है, जो कि मैंने आपको ड्राइवर साइड में दिखाया, ऑलमोस्ट वैसे से वैसे। ये ORVM इलेक्ट्रिक IRVM जो है इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ऊपर की तरफ आपके पास में यहाँ पे कुछ बटन्स है, कुछ स्लाइडर्स है, जो कि आई बिलीव आपको देखने में आई डोंट नो कितनी सही सहूलियत हो रही है। तो ये स्लाइडर जो है वो क्या करते हैं, ये आपको सनरूफ अगर आपको खोलना हो, ये सनशेड अगर आपको खोलना हो, दोनों का बटन जो है वो अलग अलग है, बट दोनों इलेक्ट्रिक है, विच इज़ अ नाइस थिंग। थोड़ा सा ये और पीछे चली जाती है, नहीं एक्चुअली यहीं तक पीछे जाती है, स्लाइडर भी यहीं तक पीछे जाता है। अच्छी बात है या आई डोंट नो, ये अलग फीचर है वो ये कि आपके सनरूफ और स्लाइडर जो है वो अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सनरूफ फुल है बट स्लाइडर जो है वो बंद है, स्लाइडर का शेड जो है वो बंद है, तो अगर किसी को वैसा रखना हो तो वो वैसे भी किया जा सकता है। वन टच में ये सारे फंक्शन हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में वैनिटी लाइट मिलती है, हालांकि ये स्ट्रेच होके कहीं नहीं जाता है तो वो थोड़ा धूप वाली प्रॉब्लम होती है। वैनिटी लाइट और वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिलता है ड्राइवर पैसेंजर साइड में, ड्राइवर साइड में भी आपको ये फंक्शंस जो है वो मिलते हैं। तो ये हो गई भैया बातें ओवरऑल ड्राइवर सीट से क्या सब चीज़ें मिलती है। अभी बातें पूरी नहीं हुई है, ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, और अब मैं पीछे जाने से पहले ये सीट जो है इसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं, अब दुनिया भर के फंक्शन है वो दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लंबा एडजस्ट कर सकते हैं, आप बोल्स्टर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर बटन से आप जो है मसाज वगैरह एक्टिवेट कर सकते हैं, विच इज़ अगेन समथिंग जो कि काफ़ी लोग अप्रिशिएट करेंगे। नीचे की तरफ स्पेस जो है काफ़ी अच्छा है, अगर आपकी बल्क जो है वो ज़्यादा भी है, मतलब आपकी आप ओवरऑल चौड़ाई में ज़्यादा भी है तो भी आपको इशू जो है वहाँ पर नहीं होने वाला है। अब मैं चलता हूँ पीछे, सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। पीछे कितना स्पेस है, वेल प्रैक्टिकल ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है RS होने के बावजूद, 4 डोर है तो, हालांकि एक 4 डोर कूपे वर्जन भी आता था, बट सीट में स्पेस है या नहीं है, वेल इतना स्पेस जो है वो रियर में आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ मैं ठीक ठाक तरीके से अपने फुट जो है वो प्लेस कर पा रहा हूँ, और ऊपर जो है यहाँ पे आपके पास में एक्चुअली डिसेंट हेडरूम भी है, तो 4 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठ नहीं पाएंगे। हालांकि कोई लॉन्ग जर्नी वगैरह करने के हिसाब से इस गाड़ी को नहीं बनाया गया है, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बट 4 लोग बैठ सकते हैं अगर उनको बैठना तो। फिर उसके बाद में और क्या चीज़ें हैं, वेल और ये है कि एमिनिटीज़ के मामले में आपको यहाँ पे एक और क्लाइमेट कंट्रोल का एक और जोन मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक और सॉकेट मिल जाता है, कोई भी USB ऐसी कोई चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में इधर बढ़िया फिनिश जो है यहाँ तक कंटिन्यू होती है, और आपके पास में कोट हुक है, ऊपर की तरफ आपके पास में अगेन एक कोट हुक, एक ग्रैब हैंडल जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। लाइट्स जो है वो यहाँ बीच में आपको देखने को मिलती है, टच बेस नहीं है बट जिस तरीके की लाइट्स जो है वो आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिल जाती है। सीट्स जो है वो बकेट टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, होल्ड वो आपको ओवरऑल कर लेती है, तो 2 ही जने कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बीच में तीसरा तो कोई छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा, कोई नहीं और नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि 3 आपको प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर दिए गए हैं। बीच में आपके पास में स्पेस है जिसमें आप यहाँ पे कुछ स्नैक्स रख सकते हैं, और यहाँ पे कप होल्डर वगैरह जो है वो भी आपको दिए गए हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस टच, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी जो है ओवरऑल फील होती है। जहाँ पे भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे मैगजीन्स जो है वो आप रख सकते हैं, और ये हेडरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये तो, और हेडरेस्ट काफ़ी ऊपर तक, तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं होना जो इज़ नॉट है कॉन जो है वो यहाँ पे नहीं बनता है। मेरी जैकेट जो है वो एक कोट हुक में उस तरफ लग रखी है, बूट मैंने आपको दिखाई दिया है। अब मेरे को आपको वो चीज़ दिखानी है जिसके लिए ये गाड़ियाँ जानी जाती है, जिसके लिए मैं इस गाड़ी को पिछले 3 दिनों से घाट सेक्शंस में लेके बैठा हूँ, वो चीज़ है ड्राइविंग। ओके, तो ड्राइवर सीट से बात कर लेते हैं। अब RS5 के बारे में क्या सब चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी वाइज। तो विजिबिलिटी जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, कोई भी चीज़ विजिबिलिटी ऐसा हिंडर नहीं करती है, चाहे वो पिलर या ऐसी कोई भी चीज़ हो। और भी हम थोड़े छोटे लगते हैं, बट ओवर द टाइम मुझे उनकी आदत पड़ गई, और वो जो लास्ट में एकदम कॉर्नर में जो एरिया है वो भी एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल रियलाइज़ हुआ है। तो जितनी इंपॉर्टेंट जगह होती है देखने के लिए, उतनी जगहों पर वो दिखाता है, जो कि धीरे धीरे जो है समझ में आया। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रिवर्स जब आप करोगे तो रियर IRVM जो है उसमें होगी, ORVM तो नहीं होगी, बट आपको उसके लिए कैमरा दिया गया। कैमरा की क्वालिटी से मैं कुछ खासा इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ, बट आपको जो है थ्रू आउट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो कि आपकी हेल्प करते रहते हैं जब भी आपको
मनूवर वगैरह इधर उधर करना हो तो। फिर उसके बाद में आपके पास में सेकंड चीज़ जो हमारे पास में आती है वो आती है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स वाइज गाड़ी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो ड्राइविंग कंफर्ट वाले अर्गोनॉमिक्स की बात कर लो, चाहे ओवरऑल कहीं रीच करना हो उन अर्गोनॉमिक्स की बात कर लो, हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी सही है। कोई भी इशू जो है मुझे उससे जुड़ा हुआ नहीं हुआ है। ड्राइवर सीट भी काफ़ी एडजस्टेबल है। इनफैक्ट मैंने आपको जो एडजस्टमेंट बताया उसके अलावा आप जो है थाई सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि स्पोर्टियर साइड होनी चाहिए सीट, जो कि है भी, बट फिर भी सीट जो है ओवरऑल उसका मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है वो हल्का फुल्का कंफर्ट जो है वो भी देता रहता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो स्पेस ओवरऑल जहाँ पे भी अवेलेबल है उसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई एर्गोनॉमिकल इशू या कोई कंफर्ट वाला इशू ड्राइवर को जो है वो नहीं महसूस होता है। इसके बाद बात करते हैं राइड और हैंडलिंग के बारे में। राइड और हैंडलिंग के साथ साथ में एक्चुअली इंजन और गियरबॉक्स की बात करेंगे। तो इंजन और गियरबॉक्स में आपको बताता हूँ 3 लीटर का V6 इंजन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 8 स्पीड ट्रांसमिशन के थ्रू ऑल 4 व्हील्स में पावर जाती है। क्वात्रो जो है सिस्टम काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो डिसाइड करता है कि कौन से सेट ऑफ व्हील्स को कितनी पावर जानी चाहिए। अगर उसे लगता है कि भैया रियर में पावर ज़्यादा जानी है तो ऑलमोस्ट अप टू 80% पावर जो है वो रियर वाले व्हील्स में जा सकती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिफरेंस 80% का नहीं होता है, यूजुअली 60-40 जैसा डिफरेंस चलता रहता है। और क्या बेहतरीन ग्रिप और क्या सही हैंडलिंग जो है, क्या सही कॉन्फिडेंस जो है वो ओवरऑल आपको देता है। ये ओवरऑल जो सिस्टम है क्वात्रो वाला आपको देता है। किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी जो है उसका ओवरऑल स्टीयरिंग या जो इंजन से आ रहा है रिस्पॉन्स वगैरह है वो थोड़ा सा भी लेस स्पोर्टियर आप जो है फील नहीं करेंगे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई मैड पावर नहीं है। ले दे के 443 bhp जैसी पावर आप उसी की हम बात कर रहे हैं। बट उसके बावजूद जो ओवरऑल फन फैक्टर इस गाड़ी के साथ में आता है वो अनबीटेबल है मेरे ख्याल से। इस सेगमेंट में गाड़ियाँ ऑफर ज़रूर कर देती है, बट ट्रस्ट मी जो मज़ा इसको चला के आता है, जो ओवरऑल स्टीयरिंग फीडबैक है, जो ग्रिप है, जो वेट है स्टीयरिंग में, वो आई बिलीव अनबीटेबल है। तो स्टैंड स्टिल से आपको बताता हूँ कि क्या कुछ कैसा लगता है। ठीक है, ऑब्वियसली RS मोड में है, लेट्स गो। 0 to 100 जो है वो 3.9 सेकंड क्लेम है। काफ़ी फास्ट ही गाड़ी, हालांकि मुझे नहीं पता 3.9 सेकंड में अभी हमने किया है नहीं किया है, बट किसी भी टाइम पे पावर की जो है कमी फील नहीं होती। गेट शिफ्ट्स वगैरह काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट है। स्पेशली अगर आपको ठीक है मतलब हल्का सा जब डाउन शिफ्ट करते हो तो उसमें एक जो है टाइम ज़रूर उसमें लगता है, बट अगर आप पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल करें जो कि यहाँ पे दिए गए हैं और एक्चुअली काफ़ी बढ़िया फिनिश के हैं, तो आप उस टाइम को जो है और कम कर सकते हैं। और क्या ज़बरदस्त स्मूथनेस जो है वो यहाँ पे इस इंजन से देखने को मिलती है। जो V6 की ओवरऑल साउंड है वो बेहतरीन है। उसके ऊपर से जो मैंने आपको फ्लैप्स दिखाए थे उनकी वजह से हल्का फुल्का और जो है इंटरेस्टिंग सी साउंड जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम से निकल के आती है। काफ़ी सही साउंड आती है, काफ़ी सही इंजन की परफॉर्मेंस है। और हायर रेंज जो है 3000 RPM से ऊपर वाली, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पावर जो है इसमें लग रखी है। तो जब भी इनफैक्ट मतलब मैं क्या करता हूँ मोस्टली रेव डाउन करके और वो 5000 RPM से ऊपर वाली जो पावर बैंड है उसमें रेव करने का और ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आता है। हालांकि वो ऑलमोस्ट 6800 RPM के आसपास जाके रेड लाइन ये गाड़ी हो जाती है, बट फिर भी मतलब एक बार की जब गाड़ी ऑलरेडी एक अच्छी खासी स्पीड में है, आपको बस सिंपली पैडल शिफ्ट का इस्तेमाल करके लोअर डाउन करना है, जिसमें हल्की सी पॉपिंग जो है एग्जॉस्ट से आपको देखने को मिलती है। एंड देन जब आप रेड लाइन टच करते हो तो यहाँ पे जो है पूरा ये टैकोमीटर फ्लैश होने लग जाता है, जो कि देख के और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि मतलब मुझे नहीं लगता आप इसको गियर को जो है यहाँ से कभी भी इस्तेमाल करेंगे। मैं जब भी इसको इस्तेमाल कर रहा था मैं कुछ खास कंफर्टेबल फील कर नहीं रहा था, मुझे हमेशा पैडल शिफ्टर जो है वो यूज़ करने में मज़ा आता था। बट अगर आप इसको इस्तेमाल करके, जैसे मैंने अभी इसको स्पोर्ट मोड में डाला है और मैं इसको गियर 3 में डाल दिया है, तो गाड़ी जो है उस गियर में लॉक हो जाती है। जी हाँ, लॉक हो जाती है। इनफैक्ट आई विल शो यू, मैंने 2 में डाला है तो अभी मेरे पास में ये देखो लॉक हो गई गाड़ी। यहाँ पे इस जगह पे गाड़ी लॉक हो गई है और पावर एकदम से कट हो जाती है। तो वो शायद आप कभी कभी किसी सिचुएशंस में इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं करेंगे, बट परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली कमाल की है। कुछ चीज़ें मतलब ओवरऑल है जो कहते हैं ना राइड क्वालिटी के बारे में भी, जो कि एक्चुअली इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बट
कंफर्ट मोड में, जो कि लगाना काफ़ी इजी है। RS वाले मोड को अगर आप 2 बार दबाएंगे तो RS1 RS2, उसके बाद में वापस कंफर्ट मोड पे गाड़ी लौट जाती है। कंफर्ट मोड में एक्चुअली गाड़ी डिसेंटली कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे ये गैप्स जो है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जॉइंट्स जो है, पैचवर्क जो है, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी के अंदर ट्रांसलेट हो जाते हैं। आवाज़ आती है उनकी ज़रूर, टायर प्रोफाइल भी पतला है, उसके बावजूद वो जर्क जो है वो अंदर तक नहीं आ पाता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगर आप प्यार से निकालें तो मोस्ट ऑफ द बम्स वगैरह से निकल जाती है गाड़ी। मैंने कहीं टच नहीं किया अभी तक, एक जगह हल्की सी स्क्रैप हुई क्योंकि वो बम बहुत ही ज़्यादा ऑड सा बना हुआ था, वो ब्रेकर बहुत ज़्यादा ऑड सा था। बट अगर आप प्यार से निकाल तो गाड़ी काफ़ी सही तरीके से बिहेव करती है और काफ़ी प्रैक्टिकल जो है वो आपके लिए हो सकती है। उसके बाद में गाड़ी जो है उसमें मतलब ठीक है, कंफर्ट मोड वगैरह के लिए बनी नहीं है, बट ओवरऑल जिस तरीके की राइड क्वालिटी देती है ओवर द बम्प्स, वो भी एक्चुअली काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। बट जैसे ही आप RS मोड में शिफ्ट करेंगे वो कंफर्ट जो है थोड़ा सा और कम हो जाएगा और मज़ा जो है वो आपका हैंडलिंग वैंडलिंग वाला और बढ़ जाएगा। हालांकि ओवरऑल हैंडलिंग में उतना बड़ा जो कहते हैं ना चेंज बड़ा ज़रूर है, बट आपको इनफैक्ट कंफर्ट मोड में भी काफ़ी सही हैंडलिंग जो है वो गाड़ी की देखने को मिलती है। तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी ऐसा किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि गाड़ी के इस मोड में थोड़ा मज़ा कम आता है, बाकी आता है। RS मोड मैं सिर्फ इसलिए ऑन कर रहा था कि वो जो कहता है ना ऑलमोस्ट गाड़ी ऐसे पूरी कनेक्टेड फील हो जाए आपके एक्सीलरेटर पैडल से, आप टैप करो और गाड़ी जो है वो मैड तरीके से रिएक्ट करे। मैं उसी फील के लिए जो RS मोड में जा रहा था और थोड़ी सी वो आवाज़ के लिए RS मोड में जा रहा था। बाकी कंफर्ट मोड में भी गाड़ी जो है वो काइंड ऑफ रॉकेट ही थी। इनफैक्ट गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। ऑल 4 डिस्क जो है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हेल्प करते हैं ब्रेकिंग में। कोई भी शिकायत ब्रेकिंग से नहीं है। जिस तरीके का फीडबैक है, इवन सिटी के ट्रैफिक में भी जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं मज़े लेने के लिए, जब आप बाहर निकलते हैं शहर से तो डेफिनेटली ट्रैफिक आपको झेलना पड़ता है, तो वो उस टाइम पे भी जो है ब्रेकिंग आपको कोई इशू नहीं कर रही है। एक हल्का सा टाइम आपको यूज होने में लगता है, उसके बाद में किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। भैया कितना सेंस RS5 का जो है बनता है लेने के लिए? वेल मेरे ख्याल से ये RS5 जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट्स की तरह होगी। जो नए एज के एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये परफॉर्मेंस में तो वो बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि कुछ फीचर्स वो लैक करते हैं जो कि शायद कंपटीशन में आते हैं, बट जो परफॉर्मेंस जो दी जाती है, जो चीज़ें जो प्रोमिस किए जाते हैं, वो बेहतरीन तरीके से डिलीवर की जाती है। RS5 के साथ में भी सेम सीन है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, चलाने में मज़ा आता है। कंपटीशन के मुकाबले जो है थोड़ी सी प्राइस सस्ती है, हालांकि एप्पल की तो वो नहीं होती है, बट यहाँ पे कंपटीशन के मुकाबले प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम भी आपको मिलेगी, कॉम्पिटिटिव मिलेगी। और कुछ फीचर्स जो अगर आप नहीं चाहते, मतलब अगर आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन पैकेज भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है। आपको पसंद नहीं भी आई है तो मेरे को चला के बहुत मज़ा आया है। तो कभी ऐसी गाड़ियों की वीडियोस कभी इसलिए भी आती क्योंकि मुझे चलाने में मज़ा आता है। बट आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं लगी तो जो सजेशन है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।